नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपीएससी 2024 का जो प्रीलिम्स होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और पॉलिटी सब्जेक्ट के जून 2023 तक का हम लोग ये काम कर चुके हैं। जुलाई 2023 जो है लेक्चर 4 में लेकर के मैं आया हूँ और इसमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। जुलाई 2023 में पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी मुद्दा टॉपिक चर्चा में रहा था उस सभी पर हम विस्तार से बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए सीधे पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, जिसको आप शॉर्ट में यूसीसी भी कहते हैं। अब ये एक ऐसा मुद्दा है जो देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। हम यह देखेंगे कि यह मुद्दा जो है केवल राजनीतिक वजहों से चर्चा में है या फिर इसका संविधान में कहीं प्रावधान किया गया है। उसके बाद एक प्रश्न भी हम देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हर टॉपिक के बाद हम लोग एक प्रश्न देख लिया करते हैं और वह प्रीलिम्स के स्तर का हुआ करता है। उससे हमें पता चल जाता है कि यूपीएससी इस टॉपिक पर यदि प्रश्न पूछने वाली है तो उसका स्तर क्या होने वाला है। ठीक है, साथ में मिलकर उसे सॉल्व करेंगे ताकि वह टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। समान नागरिक संहिता की अगर बात करेंगे तो भारत के 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर अलग अलग जो हितधारक हो सकते हैं उनसे विचार विमर्श किया है, उनसे अपनी राय मांगी है। अब यहां पर एक बात समझना है, विधि आयोग ने यदि लॉ कमीशन की जो 22वें लॉ कमीशन है अभी, तो 22वें लॉ कमीशन ने यह कहा है विभिन्न हितधारक। अब हितधारक यहां पर क्या आ गया, तो अब देखिए यही कहते हैं कि आप यूपीएससी प्रिपरेशन करते हुए शब्दों पर ध्यान दीजिए। हितधारक जो शेयर होल्डर्स हैं, इनका कहने का मतलब है कि इससे संबंधित क्या क्या लोग हो सकते हैं, संगठन हो सकता है, विचार हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर यूसीसी लागू होता है तो किन किन धर्मों को लेकर के बात किया जाएगा। बहुत सारे धर्म हैं जिनके पर्सनल लॉ हैं, उस सब में परिवर्तन किया जाएगा। ठीक है, तो इससे संबंधित जितने भी विचार हो सकता है, संगठन हो सकते हैं, व्यक्ति, धर्म हो सकता है, उन सब से यहां पर राय मशविरा मांगा गया है। ठीक है, अब चलते हैं, जरा हम देख लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। जैसा कि शब्द में ही छुपा हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये जो यूनिफॉर्म की बात की गई है ना, जिस ऐसे समझिए इसको, जैसे आप स्कूल में जाते होंगे जब बचपन में, तो आप देखते होंगे कि हम सभी क्या होते थे, एक जैसे ड्रेस पहनते थे समान दिखने के लिए, है ना। कोई भेदभाव नहीं होता था ड्रेस के आधार पर, हम उसे यूनिफॉर्म बोलते भी थे अपने स्कूल का। ठीक ऐसा ही आप समझ लीजिए यहां पर एक तरह की व्यवस्था है, एक कोड की बात की गई है। कोड मतलब क्या, संहिता, और इसमें बहुत सारे कानून जो है एक जगह आकर के इकट्ठा हो जाता है, ये इसके कहने का तात्पर्य है। तो अगर ये लागू होता है देश भर में, तब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लिए जो पर्सनल लॉ है वह खत्म हो जाएगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाएगा। अब यहां पर एक शब्द है सिविल कोड, इस पर भी ध्यान दीजिए। नागरिक संहिता, देखिए देश में क्या होता है, दो तरह के अगर कानून की बात करें तो एक है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ कहने का मतलब होता है कि जैसे दो तरह की बातें हो गए, एक है क्रिमिनल। अब इसके तहत क्या किया जाएगा, जैसे हत्या किसी का किया गया है, किसी ने रेप किया है, चोरी की है, मारपीट हुआ है, तो ये सब जो है क्रिमिनल में आ जाएगा। और एक होता है सिविल मामला। सिविल मामला कहने का तात्पर्य यहां हो जाता है जैसे कि विवाह से संबंधित मामला हो गया, विवाह विच्छेद की स्थिति यदि होता है, जैसे कि तलाक की स्थिति हो गया, या फिर उत्तराधिकार की बात की जाती है, संपत्ति के बंटवारे की बात की जाती है, इन सब चीज़ों का मसला जो है वह सिविल लॉ में आ जाता है। तो ये जो अपने देश में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिविल लॉ पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग है। पर्सनल लॉ सभी धर्मों का अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर ये जो क्रिमिनल लॉ है वो सबके लिए एक जैसा है। कहने का तात्पर्य, यदि कोई व्यक्ति मुस्लिम है, उसने किसी की हत्या की है, तब उसको जो सजा मिलेगा, और कोई व्यक्ति हिंदू है, उसने किसी की हत्या की है और उसको जो सजा मिलेगा वह बराबर का मिलेगा, बराबर ढंग से उस पर धारा लगेगा आईपीसी का। ठीक है, तो ये कहने का तात्पर्य है। लेकिन जब सिविल मामला आता है तो आप देखते हैं पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग होने लगता है। लेकिन यदि पूरे देश में एक रूपता ला दिया जाए, एक ही सिविल कोड हो जाए, इसलिए उसको कहा गया यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो फिर ये जो पर्सनल लॉ हैं वो सब खत्म हो जाएगा
और ये जिस तरह से क्रिमिनल लॉ में एकरूपता है, ऐसे ही नागरिक संहिता में भी पूरी तरह से एकरूपता हो जाएगा। ठीक है, अब ये लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। वर्तमान सरकार जो है इस पर काफी जोर देती हुई है और सरकार ये कह रही है कि हम इसे लागू भी करेंगे। 2014 से जब ये सरकार उस वक्त सत्ता में आई तभी से कहा जा रहा था, इसको लेकर के बात भी की गई है। अब प्रश्न उठता है, क्या ये संविधान में है? हाँ जी, संविधान में है। संविधान में कहाँ है ये? डीपीएसपी संविधान का भाग 4 है ना, 36 से शुरू हो जाता है ये आर्टिकल, आपने पढ़ा होगा। फंडामेंटल राइट्स के बाद ठीक अगला चैप्टर आ जाता है नीति निर्देशक तत्व का। तो यहां पर जो अनुच्छेद 44 है, यहां ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ये अनुच्छेद 44 जो है इसमें इसकी बात की गई है। क्या क्या कहा गया है देखिए, यूसीसी पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करने का प्रावधान करती है। ठीक है, यह समान कानून सभी धार्मिक समुदायों के विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेना है, उत्तराधिकार जैसे जो व्यक्तिगत मसले हैं उस पर समान रूप से लागू होगा। क्या देश में कोई ऐसा जगह है जहां पर यूसीसी लागू है? तो बिल्कुल वह जगह है गोवा। गोवा देश का एकमात्र राज्य हुआ करता था जहां पर सामान्य नागरिक संहिता जो है लागू था 1867 से। यहां पर पुर्तगाली नागरिक संहिता जो है वही व्यवहार में रहा है। इसके बाद जो है हाल ही में उत्तराखंड एक ऐसा नया राज्य बन गया है जिसके विधानसभा ने इसे पारित कर दिया है और अब ये उत्तराखंड में भी लागू है, यानी कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक इसे पारित किया गया। तो गोवा के अलावा उत्तराखंड भी इस लिस्ट में आ गया है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे गुजरात में ये मसला आगे बढ़ाया जा रहा है और असम सरकार भी इस पर लेकर के लगातार काम कर रही है। हाल ही में CAA का अधिसूचना आ गया था, नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय ने जारी किया। तो जब CAA का नोटिफिकेशन आएगा तो ये कहा गया कि ये यूसीसी के रास्ते में एक कदम है, यानी कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होने वाला है वह यूसीसी का ही होने वाला है। तो इसको लेकर के यहाँ पर आपको थोड़े से विस्तार से समझ लेना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी का नज़र जो है इन सब चीज़ों पे रहता है। वर्तमान में प्रत्येक धर्म अपने विशेष कानूनों का पालन करता है, जैसा मैंने पहले ही कहा कि पर्सनल लॉ की बात की गई। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जिसके तहत अलग अलग धर्म हैं, देखिए कौन कौन से धर्म हैं, हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध। ये 4 धर्म के लोग जो हैं वह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत इनका सिविल मामला चलता है। हिंदू शब्द है, लेकिन इसमें यह नहीं समझना है कि केवल इसमें हिंदू धर्म से संबंधित धर्म है, बल्कि हिंदू के अलावा सिख, जैन और बौद्ध भी शामिल हैं। इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग से है जो कि केवल मुस्लिम समुदाय पर लागू होता है, और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 जो है इसके तहत ईसाई, पारसी और यहूदी समुदाय आते हैं, यह इन तीनों पर लागू होता है। तो यह मामला समझ में आ गया। अब चलिए इस पर एक प्रश्न है प्रीलिम्स के स्तर का। समान नागरिक संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही है, आपसे पूछा गया है। समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों के लिए आपराधिक मामलों में एक समान कानून का प्रावधान करता है। सोचिए जरा, क्या आपराधिक मसला है? नहीं, मैंने पहले ही बताया कि क्रिमिनल केसेस के बारे में और आपको सिविल केसेस के बारे में बता दिया था। तो ये जो है सिविल केसेस के लिए है, ठीक है। नागरिक संहिता की बात की जा रही है, इसमें आपराधिक मामला नहीं आएगा। तो ये जो है आपका गलत हो गया। उसके बाद दूसरा कहता है वर्तमान में केवल गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। ध्यान देना है, गोवा पहला ऐसा जरूर था, लेकिन आप जानते हैं मैंने कहा कि उत्तराखंड भी इस लिस्ट में अब शामिल हो गया है। और उत्तराखंड के अलावा कहां कहां काम चल रहा है इस पर? असम में काम चल रहा है, और असम के अलावा कहां पर काम चल रहा है? गुजरात में। ध्यान रखना है इन सब चीजों को, ठीक है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वह यह है कि संविधान में इसकी बातें कही गई है, आर्टिकल 44 में, और यह डीपीएसपी में है। इतना चीजें आप यदि याद रखते हैं तो आपका काम लगभग इससे बन जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो डी ना तो 1 और ना ही 2, ठीक है। चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। दूसरा है प्रवर्तन निदेशालय, ईडी की जो चर्चा आजकल चल रही है। तो ईडी उस वक्त भी चर्चा में था, यानी कि जुलाई 2023 में। कुछ सेंट्रल एजेंसियां हैं जो लगातार चर्चा में बनी हुई है। इससे पहले मैंने सीबीआई को लेकर के आपको बात किया था, पिछले महीने का जब हम ले रहे थे करंट अफेयर्स जून का, तो उसमें सीबीआई को लेकर के बात किया था। सीबीआई भी चर्चा में है और ईडी भी चर्चा में है। अभी इलेक्शन का टाइम है, देख रहे हैं ईडी लगातार बहुत एक्टिव है। तो मैंने सोचा कि ये टॉपिक जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, इस पर बात किया जाए। तो ईडी को लेकर के सबसे पहले देखते हैं कि उस समय ईडी चर्चा में क्यों था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के कार्यकाल में किए गए विस्तार
तीसरे सेवा विस्तार को अवैध घोषित कर दिया। चूंकि ये केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं, सेंट्रल एजेंसियां हैं, तो केंद्र सरकार ने सेवा विस्तार दे दिया। किसको सेवा विस्तार दिया? ईडी के जो डायरेक्टर थे उनको। ध्यान देना है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि वर्ष 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के निदेशक के कार्यकाल में किए जाने वाले अतिरिक्त विस्तार पर रोक लगा दिया था। कब? 2021 में। तो फिर ये मामला जो 2023 में किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे उसी के आधार पर, इस पॉइंट के आधार पर कि यहां हमने रोक लगाया था, इसके आधार पर इसे 2023 में जो मसला हुआ उसे अवैध घोषित कर दिया था। चलिए अब जरा सा ईडी के विषय में समझ लीजिए। चूंकि प्रश्न आएगा तो ये नहीं पूछेगा कि निदेशक का जो पद वगैरह है वो चर्चा में बना हुआ, यूपीएससी की नजर यहां नहीं जाएगी। यूपीएससी ईडी से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछेगी। यह एक बहुविषयक कार्य करने वाला संगठन है। अब मामला बहुविषयक कहने का मतलब है एक से अधिक तरह के कार्य करती है। करप्शन के मुद्दे पर भी काम करती है, मनी लॉन्ड्रिंग के मुद्दे पर भी काम करती है। ठीक है, तो ये बहुत सारे टॉपिक, जैसे कि अभी देखे होंगे देश में कई जगह छापा मारने का इसका काम है ना। या अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री जो जेल में है उसमें जो मामला हुआ है करप्शन का, तो उसमें टेंडर वाला मामला आया है, न्यू लीकर पॉलिसी को लेकर के। तो कई सारे काम ईडी को अंतर्गत दिया गया है। यह आर्थिक अपराधों और विदेशी मुद्रा से जुड़े कानूनों के उल्लंघन की जांच के लिए अधिकृत है। गठन कब हुआ है? 1956 में। यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है। देखिए, वित्त मंत्रालय के अधीन जो है कई विभाग हैं, तकरीबन 5 या 6 विभाग हैं, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। उसके अंतर्गत एक विभाग है जिसका नाम है राजस्व विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। आपने पढ़ा होगा, बजट वगैरह जब आप पढ़ते होंगे तो इस विभाग के विषय में भी आपको पढ़ना होगा। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? यही नई दिल्ली में है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पर निदेशक की नियुक्ति को लेकर के क्या बात किया गया है, देखिए। इसकी नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। केंद्र सरकार एक चयन समिति की सिफारिश पर ईडी के निदेशक की नियुक्ति करती है, केंद्र सरकार के द्वारा। शब्द पे ध्यान देते चलिए। इस चयन समिति में सीवीसी अध्यक्ष, केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे। तो यहां पर सीवीसी अध्यक्ष, सतर्कता आयुक्त हो जाएंगे, गृह मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय और केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव शामिल है। ध्यान देना है, मैंने यहां नहीं कहा है कि वित्त मंत्री शामिल हैं। वित्त मंत्रालय के जो सचिव होंगे, सेक्रेटरी होंगे, वह शामिल होंगे। ईडी के निदेशक का कार्यकाल जो है 2 वर्ष से कम अवधि का नहीं होना चाहिए। यानी कि मिनिमम, यहां कहा गया, ध्यान रखना है, मिनिमम 2 ईयर्स की बात मैं कर रहा हूं। यहां मैं बाकी और किसी चीज की भी चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो कीवर्ड है उस पर मैं आपकी नजर दिलवा रहा हूं, तो मिस नहीं करना है। सीवी संशोधन अधिनियम 2021 के तहत ईडी के निदेशक के 2 वर्ष के अनिवार्य कार्यकाल के बाद उसमें अधिकतम 3 वार्षिक विस्तार किया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए 2 वर्ष तक कोई ईडी के डायरेक्टर बनते हैं और फिर अगर केंद्र सरकार को लगता है कि सेवा विस्तार दिया जाए तो अधिकतम कितना दिया जा सकता है? 3 वार्षिक। तो 3 हो गया, तो अधिकतम ये 5 वर्ष तक इस पद पे बने रह सकते हैं अगर विस्तार मिलता है तो। और एक पॉइंट बस ये है कि मिनिमम 2 ईयर्स होगा ही, यानी कि 2 वर्ष से नीचे। मान लीजिए कोई अधिकारी होते हैं और वे निदेशक बनाए जाने वाले होते हैं, लेकिन उनका जो सर्विस है रिटायरमेंट का, वह बच जाता है 1 साल 8 महीना। ठीक है, तो क्या वे ईडी के निदेशक बनाए जा सकते हैं? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि यह प्रावधान कहता है कि कम से कम उनके पास सर्विस 2 साल का होना चाहिए, कम से कम। उसके बाद अगर केंद्र सरकार विस्तार देती है तो अच्छी बात है। तो इतना मसला समझ में आ गया। अब इस पर एक प्रश्न देखते हैं। प्रवर्तन निदेशालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कौन सा है यह देखना है। पहला स्टेटमेंट देखिए, यह आर्थिक अपराधों और विदेशी मुद्रा से जुड़े कानूनों के उल्लंघन की जांच के लिए अधिकृत है। तो क्या ये सही है? हमने पहले भी पढ़ा है, ये संस्था जो है विभिन्न तरहों का काम करती है, जिसमें आर्थिक अपराध तो है ही, इसके अलावा विदेशी मुद्रा से जुड़े जो कानून हैं, यदि उसका उल्लंघन होता है तो यह संस्था निश्चित तौर पर इसके लिए एक्टिव होती है। तो ये सही है। दूसरा, इसके निदेशक की नियुक्ति, जो डायरेक्टर की जो नियुक्ति होगी उसके लेकर की बात की जा रही है, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003। इसको ध्यान में रखना है आपको, मैंने इस पर चर्चा किया है। इसके प्रावधानों के अनुसार एक चयन समिति के सिफारिश के आधार पर कौन करती है? केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। तो यहां पर कहा भी गया है केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, तो ये सही हो गया। दूसरा सही। तीसरा, इसके निदेशक का कार्यकाल अधिकतम 2 वर्ष का होता है। ध्यान दीजिए, अधिकतम 2 वर्ष
और यहाँ पर ये जो शब्द है अधिकतम, इसकी चर्चा नहीं किया गया है। चर्चा क्या किया गया है कि मिनिमम 2 ईयर्स होना चाहिए, और सेवा विस्तार होता है तो प्लस 3 ईयर होगा। यदि केंद्र सरकार सेवा विस्तार देती है तो अधिकतम 3 वर्ष। यहां मैक्सिमम शब्द आप जोड़ सकते हैं सेवा विस्तार वाले में, इसमें कोई बात नहीं किया गया। इसमें मिनिमम 2 वर्ष तो उसके पास बचा होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सही है तो 1 और 2 सही है, बी में 1 और 2 सही है। ये मामला समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। बहुराज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2023। ये टॉपिक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सहकारी वगैरह से जुड़ा हुआ जब भी मुद्दा आता है, आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे यूपीएससी की नज़र इस पर रहती है। इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्या है देखिए, संसद के दोनों सदनों ने बहुराज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2023 को पारित कर दिया। ठीक है, तो एक मसला तो ये फैक्ट आपके पास हो गया। अब इससे जुड़ी हुई कुछ बातें, सहकारी समिति को लेकर के संविधान क्या कहता है, तो संविधान के भाग 9 में और बी में 97 संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा ये लाया गया बहुराज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2023 जो पारित किया गया है, तो उसके संबंध में कुछ समझते हैं। केंद्र सरकार बहुराज्य सहकारी समिति के बोर्ड के निर्वाचन हेतु सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का गठन करेगी। कौन करेगी? केंद्र सरकार। ऐसे कीवर्ड पे आपको ध्यान रखना है। इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, तो एक अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष तथा अधिकतम 3 सदस्य शामिल होंगे। तो कितने टोटल हो गए? 3 मेंबर हो गया, एक अध्यक्ष हो गया और एक जो है उपाध्यक्ष हो गया। तो टोटल कितने लोग हो गए? 5 लोग। ध्यान रखना है इस चीज का। एक बहुराज्य सहकारी समिति के बोर्ड में अधिकतम 21 निदेशक हो सकते हैं। डायरेक्टर्स को लेकर के बात किया गया है, तो वह मैक्सिमम 21 हो सकते हैं। बोर्ड 2 अतिरिक्त निदेशकों को शामिल कर सकता है, तो 2 एडिशनल डायरेक्टर यहां पर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोर्ड में एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सदस्य और 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य बनाया गया है। इसके अलावा सहकारी समितियों का समामेलन और विभाजन का प्रावधान भी शामिल किया गया है। रुग्ण सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करने के लिए निधि की व्यवस्था। अब यहाँ एक शब्द आया है, रुग्ण सहकारी समिति। देखिए, ऐसे शब्द जब आप देखें तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है कि क्या पूछ दिया है, ध्यान से समझना है। रुग्ण कहने का तात्पर्य हो गया कि वे सहकारी समितियां जो पहले तो बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन समय के साथ देखा गया कि उनका परफॉर्मेंस खराब हो गया, और वह सहकारी समिति जो है 2-3 चीजों के वजह से बर्बाद होता है कोई भी संस्था। एक तो मैनेजमेंट खराब हो गया, दूसरी बात एक हो सकता है कि उसके पास पूंजी ना हो। ठीक है, पूंजी कहने का जैसा ही आएगा तो अर्थव्यवस्था की भाषा में 2 बातें यहां पर आ जाएगा। एक तो पूंजी कहने का मतलब है फंड ना हो, यानी कि इन्वेस्टमेंट उसे ना मिल रहा हो, पैसा की कमी जिसको आप कह सकते हैं। और दूसरी बात टेक्नोलॉजी की। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, वो तकनीक की दुनिया है, तो अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तब भी आज के समय में वो बेहतर नहीं कर पाएगी। तो ये पूंजी चाहिए इसे बेहतर करने के लिए। तो इसे अगर फिर से करना होगा, पुनर्जीवित करना होगा, तो निधि यानी कि फंड की आवश्यकता होगी, तो इसकी व्यवस्था की गई है। तो रुग्ण मतलब समझ गए, जो कि जर्जर हो गया, अब शिथिल हो चुका है, किसी काम का नहीं रहा है, खंडर हो गया एक तरह समझिए, उसे फिर से सही करना है तो फंड देना पड़ेगा पुनर्जीवित करने के लिए। मसला समझ में आ गया। शिकायतों का निवारण हेतु लोकपाल की नियुक्ति भी इसमें की जाएगी। तो इसकी व्यवस्था जो है केंद्र सरकार ने बहुत अच्छे ढंग से किया है। अब इस पर एक प्रश्न देखिए, बहुराज्य सहकारी समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर एक ध्यान देना है, यूपीएससी जो नए पैटर्न पे प्रश्न कर रही है, तो विकल्प पे काफी अच्छा खासा काम किया जा रहा है। प्रश्न के अलावा कितने कथन सही है ये पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। ध्यान देना है, जैसे जनरली होता है ना कि कौन सा कथन सही है, इसमें ये आपसे नहीं पूछा गया। आपसे पूछा गया कितने कथन, 1 कथन, 2 कथन, 3 कथन, ऐसे आपको फाइंड आउट के नंबर गिन के फिर सही जवाब देना है। तो बहुत आराम से ऐसे प्रश्नों का समाधान किया करते हैं। सहकारी समिति को 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा संविधान के भाग 9B में शामिल किया गया था। सही है, बिल्कुल, हमने अभी देखा था। राज्य सरकार बहुराज्य सहकारी समिति के बोर्ड के निर्वाचन हेतु सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का गठन करेगी। तो आपने ये अभी पढ़ा है कि राज्य सरकार होगा या केंद्र सरकार होगा। यहाँ पे हमने चर्चा किया था कि केंद्र सरकार होगा, तो ये गलत हो गया, वहाँ राज्य सरकार लिखा हुआ था। बहुराज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2023 में बहुराज्य सहकारी समिति से संबंधित शिकायतों का निवारण हेतु लोकपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। बिल्कुल,
मैंने इसकी चर्चा किया था कि व्यवस्था बहुत दुरुस्त किया गया है, तो एक लोकपाल की नियुक्ति की बात की गई है, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है सही हो गया। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत हो गया। तो 2 कथन इसमें सही हुए। पूछा गया है कितने कथन सही हैं, जैसे गब्बर सिंह कहता था ना कितने आदमी थे, तो ठीक ऐसा है, जब भी ऐसा प्रश्न आए ना ऐसे सोचिए कितने कथन सही हैं, तो यहाँ पर जैसे कहता है कि 2, तो यहाँ पर भी वही है कि 2 कथन सही हैं। और विकल्प बी में दिख रहा है कि केवल 2 कथन की बात की गई है, तो विकल्प बी भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथे टॉपिक पे आते हैं, सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023। अब ये चर्चा में क्यों रहा था? संसद के दोनों सदनों में सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 जो है पारित किया गया। इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं, उसे समझिए। यह विधेयक जो है सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 में संशोधन का प्रावधान करता है। एक शब्द यहां पर है संशोधन, अमेंडमेंट। यदि किसी कानून में यह शब्द जुड़ा हुआ है तो आपको समझ लेना है बिना बताए हुए, यह शब्द यह कह रहा है चिक चिक कर कि इस विषय पर इससे पहले भी कानून रहा होगा और वह कानून जो है समय के साथ शिथिल हो रहा होगा, समय के साथ उसमें परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई होगी, इसीलिए उसमें संशोधन किया गया और संशोधन करके नया अधिनियम लाया गया। मामला समझ में आ गया? तो संशोधन ये 1952 में जो कानून था उसमें किया गया। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का गठन किया गया था। जो फिल्म वगैरह हम लोग देखते हैं ना, जितने भी फिल्म देखते होंगे, आप मूवी थिएटर में जाते होंगे तो पहले एक सर्टिफिकेशन आपको बड़ा सा दिखता होगा, उसमें लिखा होता होगा कुछ इस तरह का UA7+, तो कहीं लिखा होगा UA16+, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप देखते होंगे, सर्टिफिकेशन में बड़ा सा लिखा रहता होगा और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से आता होगा वो लिखा हुआ, ठीक है। फिर फिल्म का नाम और बहुत सारी डिटेल्स दिए होंगे, यानी कि वो सर्टिफाइड करता है। संस्था जो है सर्टिफाइड कह रही है कि ठीक है इस फिल्म को हमने देख लिया है पहले, अब ये फिल्म पब्लिक को दिखाया जा सकता है, इसमें कोई आपत्तिजनक चीज नहीं है जिसको लेकर के कि समाज में दंगे भड़क सकते हैं या किसी तरह के किसी की आस्था भड़क सकती है या कोई भी इस तरह का कृत्य होता है, तो उसके लिए व्यवस्था किया गया है। अब देखिए यहां पर इसको कुछ इसकी जो व्यवस्थाएं हैं, इसकी जो कुछ विशेषताएं हैं उस पर बात करते हैं। इसमें एक काम बहुत अच्छा किया गया है कि कंटेंट जो होने चाहिए उसको एज के अकॉर्डिंग डिफाइंड कर दिया गया है, यानी कि कौन सी फिल्म जो है कितने वर्ष से अधिक के व्यक्ति देख सकते हैं, यानी कि आप देखेंगे आयु आधारित प्रमाण पत्र दिया गया है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, यह विधेयक UA श्रेणी के तहत 3 आयु आधारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है। कौन सा? तो एक हो गया UA7+। अब 7+ कहने का मतलब है 7 वर्ष से अधिक के लोग, ठीक है। UA13+ कहने का मतलब है 13 वर्ष से अधिक के लोग और UA16+ कहने का मतलब है जो स्वीट 16 में लोग होते हैं ना उससे अधिक के लोग, 16 वर्ष से अधिक के लोग। प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा के लिए ये दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि एक बार सर्टिफाइड कर दिया तो हमेशा के लिए सर्टिफाइड रहेगा। ये नहीं कि कोई फिल्म आज आई है 3 साल तक उसको वैलिड है फिर उसे नहीं दिखाया जा सकता, इस तरह की बात नहीं है। दंड क्या है? नियमों के उल्लंघन की स्थिति में दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान भी इसके तहत किया गया है। अब ये जो फिल्म प्रमाणन की श्रेणियां हैं जरा इसको हम देख लेते हैं। देखिए ये जो है श्रेणी डिफाइंड किया गया है और इसके तहत इस श्रेणी की फिल्म अगर कोई यू में आ जाता है, ये यू में, तो इस श्रेणी की फिल्मों को बिना किसी प्रतिबंध के सभी आयु वर्ग के व्यक्ति देख सकते हैं। अधिकांशतः जो आप सिनेमा हॉल में देखने जाते होंगे, थिएटर जाते होंगे, तो वो यू आपको दिखता होगा, बड़ा सा एक लिखा होता होगा सर्टिफिकेशन की जो मैंने बात बताया था उस पर। तो अगर देखे होंगे जो फैमिली ड्रामा होता है, कॉमेडी, बहुत साफ सुथरी कॉमेडी हुआ, ऐसे फिल्मों को यू सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये जो है यू, इसमें सभी व्यक्ति देख सकते हैं, छोटे बच्चे से लेकर के वृद्ध व्यक्ति तक सभी देख सकते हैं, महिला पुरुष सभी देख सकते हैं। अब UA को लेकर के बात करते हैं। इस श्रेणी की फिल्में 12 साल से कम उम्र के बच्चे अपने अभिभावक के मार्गदर्शन में ही देख सकते हैं, यानी कि किसी भी मूवी में अब सर्टिफिकेशन में UA हो तो कोई 12 साल से कम उम्र का यदि बच्चा है तो उसके गार्जियन उसके साथ होने चाहिए। ए क्या कहता है? इस श्रेणी की फिल्मों को केवल वयस्क ही देख सकते हैं, ठीक है, यानी कि एडल्ट। एडल्ट कहने का मतलब है 18+, 18 से अधिक उम्र के जो लोग हैं वही इस तरह के फिल्म को देख सकते हैं। एस यहाँ पर इस श्रेणी के फिल्मों को कुछ विशेष वर्ग के लोग देख सकते हैं। अब ये विशेष वर्ग के लोग कौन होते हैं? जैसे कि मान लीजिए कोई फिल्म बना हो जो मेडिकल साइंस पे हो, मेडिकल साइंस के रिसर्च की बातों को कहता हो, तो उसको कौन देखेंगे? डॉक्टर। तो ये केवल डॉक्टर्स के लिए हो जाएगा। कुछ ऐसे फिल्म हो
जो केवल साइंस की बातें करता हो तो साइंटिस्ट देखेंगे उसको, ठीक है, या इसके अलावा इंजीनियर्स देख सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है, टेक्नोक्रेट हैं, इंजीनियर्स हैं, वे देखेंगे। तो कुछ ऐसी फिल्में होती है जो विशेषज्ञ व्यक्ति के लिए होता है, विशेषज्ञता की मांग करता है, वह विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है और विशेष दर्शकों के लिए बनाया जाता है, तो उसमें आप देखेंगे एस सर्टिफिकेशन होता है, ठीक है, यह मसला समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को आप समझ लेते हैं। यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एक वैधानिक निकाय। शब्द पे ध्यान दीजिए, पहली सूचना यहां आपके लिए है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ठीक है, तो एक इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिल गया। दूसरी बात, एक वैधानिक निकाय है, ध्यान देना है, वैधानिक मैंने कहा है, आगे काम देगा। दूसरा उद्देश्य क्या, यह फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित करता है। नियंत्रित कहने का तात्पर्य यहां यह नहीं है कि रोकता है, नियंत्रित करने का तात्पर्य यहां है कि छटनी करने का एक तरह से काम कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है यह देखने का काम करता है। और मान लीजिए पूरी तरह से गलत है, यदि लगता है कि इस फिल्म के प्रदर्शन से समाज में दंगा भड़क सकता है, किसी धार्मिक समूह का आस्था पर इस चोट कर सकता है, फिर उसको सुधार करने की बात किया जाता है, प्रोड्यूसर से डायरेक्टर से कहा जाता है कि आप इसको सही कीजिए। और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो तब तक उसे फिर सर्टिफिकेशन नहीं दिया जाता है, प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है उसे। प्रमाणन प्रक्रिया को पारदर्शी और जिम्मेदार बनाना, सीबीएफसी में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करना, और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। चूंकि आप जानते हैं मुंबई में फिल्म वगैरह से जुड़ा हुआ सारा काम होता है, फिल्म सिटी भी वहीं है, तो मुंबई में ही इसका हेडक्वार्टर भी दिया गया है। संरचना के विषय में समझते हैं। इसमें एक अध्यक्ष और कुछ गैर सरकारी सदस्य शामिल होते हैं, ध्यान देना है, कुछ गैर सरकारी सदस्य, शब्द पे ध्यान दीजिएगा। इन सभी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, केंद्र सरकार के द्वारा। यहां पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एक यह वैधानिक निकाय है, और ये जो नियुक्ति होगा, ध्यान रखना है, इनका अध्यक्ष का और गैर सरकारी सदस्य जो इसमें शामिल होंगे वह केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। यह मसला क्लियर हो गया। चलिए अब इस पर एक प्रश्न है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां फिर से वही चीज आ गया है, कितने कथन सही हैं, ठीक है। यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एक संवैधानिक संस्था है। क्या यह संवैधानिक संस्था है, संविधान के द्वारा इसे दर्जा दिया गया है, नहीं, मैंने कहा था यह एक वैधानिक है, विधि है इसके लिए, यह सही है। देखिए यहां पर हमने चर्चा भी किया था, वैधानिक निकाय, और मैंने कहा था इसे आप याद रखना, तो यह जो है वह गलत हो गया। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड भारत में फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही है, हमने इसकी चर्चा किया भी है। संसद एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति करती है। यहां पर संसद की बात की गई है, क्या संसद हमने कहीं चर्चा किया है, नहीं, हमने किसकी चर्चा की है कि केंद्र सरकार के द्वारा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जो है उसके अंतर्गत यह कार्य करेगा, और वैधानिक निकाय के रूप में, और केंद्र सरकार के समक्ष ये नियुक्ति वगैरह का मसला जाएगा। तो कितने कथन सही है, ये भी गलत हो गया, और पहला भी गलत था, केवल दूसरा सही है, तो केवल एक कथन सही है, तो यहां पर है केवल एक, यानी कि ए विकल्प इसका सही जवाब हो गया। चलिए अब अगले टॉपिक पर चलते हैं, चुप रहने का अधिकार। मान लीजिए मैं चुप रहना चाहूं, मैं चाहूं कि मुझे ना ही बोलना है, ठीक है, जैसे अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है स्वतंत्रता के अधिकार के तहत, वैसे चुप रहने का अधिकार क्या है, जरा इसको देखते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी आरोपियों को चुप रहने का अधिकार है, यानी कि कोई व्यक्ति जो है यदि कोई गुनाह किया है तो उसके साथ पुलिस जबरन जबरदस्ती नहीं कर सकती है, मार पीट करके उससे बातें उगलवा नहीं सकती है, जैसे पुलिस कई बार करती है ना, कि इस तरह से कि जानबूझ के टॉर्चर करने लग जाती है और मजबूर कर देती है। तो वही कहा गया है जांचकर्ता कौन होती है, एजेंसी, वही पुलिस वगैरह हो गया, उन्हें बोलने या अपराध स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें यहां पर की गई है कि वह चुप रह सकता है, नहीं बोलेगा। चुप रहने का अधिकार जो है अनुच्छेद 20(3) में निहित है, और अनुच्छेद 20 की जब बात आएगी तब आपको समझ जाना है संविधान के भाग 3 की बात की जा रही है, फंडामेंटल यहां पर राइट की बात की जा रही है, और जब 20(3) की बात आ जाएगी तो ये सभी जो है स्वतंत्रता के अधिकार के तहत यहां पर शामिल हो जाएगा। आप जानते हैं कि ये जो फंडामेंटल राइट है ना, इसे 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी को भी अपने खिलाफ साक्षी बनने के लिए मजबूर
नहीं किया जा सकता। हालांकि यह संरक्षण केवल आपराधिक कार्रवाई तक ही सीमित है। इसमें कुछ मतलब अपवाद है। क्या है? जिस व्यक्ति से सीमा शुल्क अधिनियम 1962 या विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत पूछताछ की जा रही हो, उसे यह अधिकार उपलब्ध नहीं है। यह बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पर एक प्रश्न है। ये सभी छोटा छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, तो यूपीएससी यहां से प्रश्न बना सकती है। अब जब हम पढ़ ही रहे हैं इतने अच्छे ढंग से, तो एक दो टॉपिक और एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे कि यदि मान लीजिए गलती से भी वहां से प्रश्न बनता है तो वह प्रश्न हमारे रडार में होना चाहिए। चुप रहने का अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही है, पूछा गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21, यहाँ आर्टिकल 21 की बात की गई है। आर्टिकल 21 में चुप रहने का अधिकार निहित है। तो आर्टिकल 21 क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल 21 भी स्वतंत्रता का ही अधिकार के तहत दिया गया है, लेकिन ये राइट टू लाइफ की बात करता है। ठीक है, जीवन के अधिकार के तहत शामिल किया गया है। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी व्याख्या के तहत इसमें बहुत सारा विस्तार भी करते रहती है। यहां पर यह अनुच्छेद 21 की बात करता है, जो कि गलत है। हमें चाहिए था अनुच्छेद 20, जो कि यहां पर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चुप रहने का अधिकार के अनुसार किसी को भी अपने खिलाफ साक्षी बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है। यह अधिनियम भारत के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, इसका कोई अपवाद नहीं है। ध्यान देना है, मैंने कहा था कि इसका अपवाद है, और दो स्थिति में अपवाद दिया गया कि सीमा शुल्क अधिनियम 1962 या फिर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत यदि पूछताछ किया जा रहा है तो यह अधिकार ऐसे अपराधियों को उपलब्ध नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया है कौन सा सही है, यानी कि ये गलत हो गया आपका और पहला भी गलत हो गया था, केवल दूसरा सही था, तो केवल दूसरा यहां सी में है। ठीक है, तो इसका सी जवाब हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और छठे टॉपिक की तरफ आते हैं, डार्क पैटर्न। डार्क पैटर्न जो है आजकल जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे जा रहा है ना, डार्क पैटर्न जैसी चीजें जो है समय के साथ हमारे समक्ष उपस्थित हो रही है, और जितने भी आप कह सकते हैं कि प्रशासन के समक्ष, पुलिस व्यवस्था के समक्ष एक नई तरह की चुनौती बन करके ये आ रही है। अब क्या है समझिए, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने डार्क पैटर्न से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देश को 1 सितंबर 2023 से लागू कर दिया गया है। डार्क पैटर्न क्या होता है? एक प्रकार का भ्रामक यूजर इंटरफेस होता है। भ्रामक क्या है? तो इस प्रकार धोखाधड़ी, चालाकी या हेरफेर करता है, जिससे उपयोगकर्ता उनके हितों के लिए हानिकारक विकल्प चुनते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप ऑर्डर करते होंगे अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, तो कोई चीज आपको दिखता होगा ना कि प्राइस कुछ कहता होगा, फिर देता होगा 60% डिस्काउंट। ठीक है, और कुछ मान लीजिए प्राइस देता होगा ऐसे 1499 और ऐसे क्रॉस लगा रहता होगा, और फिर कुछ प्राइस के नीचे लिखा होता होगा। लेकिन जब आप पेमेंट वगैरह करते होंगे तब आपसे अधिक पैसे की चार्ज करने लगता होगा। ठीक है, तो इस तरह की भ्रामक चीजें हैं कि जो चीजें बताई गई है, विज्ञापन में बताया गया है, वह चीजें एग्जैक्ट नहीं दिखता है आपको। ये सिर्फ मसला प्राइस को लेकर है या बाकी चीजों को भी लेकर के है? बाकी चीजों, उत्पाद की जो क्वालिटी हो सकता है, क्वांटिटी हो सकता है, उन सब चीजों को भी इसमें शामिल किया गया। उदाहरण के लिए उपयोगकर्ता द्वारा अधिक महंगा उत्पाद खरीदना, शुरुआत में जो राशि बताई या दर्शाई गई थी उससे अधिक भुगतान करना, ये सब चीजें हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस पर एक प्रश्न देखते हैं। चर्चा में रहे डार्क पैटर्न का संबंध किससे है? एक इलेक्ट्रॉनिक साइनेज सिस्टम है जो न्याय क्षेत्र के बारे में लोगों में जागरूक बनाने का काम करता है। नहीं, ये गुजरात हाईकोर्ट में किया गया है, तो यहां पर नहीं आएगा। चलिए ठीक है। पृथ्वी के क्रोड का आंतरिक भाग? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक प्रकार का भ्रामक यूजर इंटरफेस है जो धोखाधड़ी से उपयोगकर्ता को हानि पहुंचाता है। बिल्कुल, ये सही बात हो गया। यहां पर केंद्रीय कानून मंत्रालय की न्याय व्यवस्था पर जारी एक रिपोर्ट? बिल्कुल नहीं, यानी कि सी इसका सही जवाब हो गया। ठीक है, तो ये सब कुछ छोटे छोटे टॉपिक रहे जिसे भी हमने शामिल कर लिया, और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक रहा जिसमें इस लेक्चर में जुलाई 2023 में जो सबसे महत्वपूर्ण था वो यूसीसी का मसला था। ठीक है, तो आप यूसीसी के मसले को फिर से तैयार कीजिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि सीए का अधिसूचना गृह मंत्रालय ने जारी कर दिया गया और इसको इसके अगले कदम के रूप में देखा जाता है। तो हो सकता है आप सीए को खूब पढ़ के जाएं और यूपीएससी यहां से प्रश्न ना पूछ के यहां से पूछ ले। तो यूपीएससी यही है, वह अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन आप उसे कह सकते हैं यूपीएससी को। इसीलिए जितना कुछ हो सकता है आप इर्द गिर्द जो भी टॉपिक आया है उसके इर्द गिर्द जितने भी डायमेंशन जाके जुड़ते हैं सबको पढ़ लीजिए। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में यानी कि लेक्चर 5 में मैं जुलाई तक तो कर ही दूंगा हूं, अगले लेक्चर 5 में अगस्त 2023 का टॉपिक लेकर के हम आएंगे, पॉलिटी से रिलेटेड। आपसे बस एक आग्रह है कि जो भी टॉपिक
अगस्त में आया था, 2023 की बात कर रहा हूं, आप एक बार एक नज़र पढ़ के आइएगा, ताकि जब हम उस पर चर्चा करेंगे आप उस बात को अच्छे से समझ सकें। इसके अलावा यदि आपको लगता है कोई और टॉपिक हो जो इन महीनों में बच गया हो, या आप चाहते हो कि उस पे और थोड़ा अच्छे से बता दिया जाए, या कोई टॉपिक पे चर्चा ना हुआ हो, आपको लगता हो कि आप तक जानकारी पहुंचनी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप उसमें लिख दीजिए। ये लेक्चर आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए, और उम्मीद करते हैं कि आप अभी अपनी पूरी तैयारी में लगे होंगे। तो हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू।